हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारी फीमेल लीड है वो 10 साल से एक लड़के को पसंद कर रही है। लेकिन 10 साल बाद उसे पता लगा कि वो लड़का तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब वो किसी और के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तब जाकर उस लड़के को रियलाइज़ होता है कि उसने किसे खोया है। अब इस पूरी ड्रामा की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिक्सिया की होती है, जो हमारे मेल लीड जुआन के साथ थी। वो दोनों बिल्कुल अकेले एक रूम में होते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट था, लेकिन उसी बीच यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो उसे कह रही थी कि जानकर काफ़ी खुशी होगी कि मुझे तुम्हारे लिए एक से एक ब्लाइंड डेट मिल चुकी है। अब तुम जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ उन्हें मिलने के लिए, और मैं उनकी फ़ोटोज़ तुम्हारे फ़ोन में सेंड करती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वहीं पर जुआन अपनी जगह से उठकर साइड में चला जाता है और कपड़े पहनने लगता है। तो जिक्सिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी मॉम को समझा लूँगी। लेकिन जुआन उल्टा उसे बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने कपड़े पहनो और जाओ, तुम्हें दूसरे लड़कों को डेट करना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि तुम तो जानते हो ना मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जुआन उसे दीवार की तरफ धकेलता है, उसके गले को पकड़कर कह रहा था कि तुम्हें अभी तक गलत फहमी है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। ये हमारे बीच में जो भी हुआ है वो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है, और तुम तो जानती हो कि रैन रैन को जब इसके बारे में पता लगेगा तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब जिंगिया मन में सोच रही थी कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके दिल में मेरे लिए आज भी कोई फीलिंग्स नहीं है। और हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तभी से जिक्सिया जुआन को पसंद किया करती थी। आ जाता है और जिक्सिया इसी बारे में ही सोच रही थी कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी। तो जुआन उसे गुस्से में फिर से गले पे हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं याद आ रहा है कि 3 साल पहले तुमने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करी थी, मेरी ड्रिंक में दवाई मिलाकर। आखिर तुम करना क्या चाहती थी? मुझे तभी से ही तुमसे नफरत हो गई है। तो जिया उसे बोलती है कि तुम्हें गलत फहमी है, मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में ड्रग्स नहीं मिलाए थे। हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, शायद उनके पास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो अब जिया उसे गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक गलत समझा, तुम तो मुझे लेकर कोई भी फीलिंग नहीं लेते और मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। वो गुस्से में यहाँ से अपने कपड़े चेंज करके जाने लगती है, लेकिन जुआन फिर से उसे धकेलता है दीवार की तरफ कि तुमने जो भी मुझे कहा, तुम्हारा उससे क्या मतलब था कि तुमने उस ड्रिंक में ड्रग्स नहीं मिलाए। तो जिक्सिया कहती है कि ये तो तुम्हें खुद देखना चाहिए ना, और मुझे ब्लेम करना बंद करो, मैं बहुत सह चुकी। तो उसे भी गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे ऐसे जबान लड़ाकर बात नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पर रैन रैन आ जाती है, जो कि जुआन की ही प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है। जुआन काफी ज्यादा घबरा जाता है कि रैन रैन उसके और जिया को लेकर पता नहीं क्या क्या सोचेगी, और रैन रैन पूछती भी है कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अब जिया तो चुप थी, लेकिन जुआन जिया को अपनी कजन सिस्टर बता देता है। ये सुनकर जिया को बहुत ही बुरा लगा, और वहीं रैन रैन भाग कर जिया के पास आती है कि ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी किस समय क्या कर रही थी, काफी लेट हो गया है। जियो बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रैन रैन उसे रोक लेती है कि नहीं नहीं, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है और तुम्हें जुआन के हाथ का डिनर तो करना ही होगा, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। जिया हैरान थी कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, और वो जुआन से जानबूझकर पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी इंसिस्ट कर रही है। तो जुआन भी इग्नोर करते हुए कह देते हैं कि अगर तुम्हें कोई रहने के लिए कह रहा है तो तुम रुक सकते हो। तो वो रुक जाती है और जुआन किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए। वहीं रैन रैन जिया को डाइनिंग टेबल तक लाती है और फिर पानी का गिलास भरकर उसे पकड़ाने लगती है, लेकिन जानबूझकर वो सारा पानी उसी के कपड़ों पर गिरा देती है। और उस बीच वो ये नोटिस करती है कि उसके गले पर काफ़ी ज़्यादा बाइट मार्क्स हैं। ये देखकर वो बोलती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। जिया साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो रैन रैन कहती है कि हम दोनों एडल्ट हैं, तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा तुम्हारे गले पर मार्क्स हैं। तो जिया घबरा जाती है कि इसे कहीं पता तो नहीं लग गया, कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर बैठी। जुआन भी आ जाता है अपने डिशेस को लेकर, और रैन रैन उसे भी जानबूझकर छेड़ने लगती है, उसे शक तो हो गया था। वो उसे बोलती है क्या तुम्हें जिया के बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता? जुआन कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, क्या तुम्हें कुछ शक है? रैन रैन कहती है कि नहीं, बस मैंने इसके गले पर मार्क्स देखे हैं। तो जुआन कहता है इसे छोड़ो, ये इसकी पर्सनल मैटर है। फिर वो जैसे ही डिनर स्टार्ट करने लगते हैं, वहाँ पर जिया की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉमिट जैसा फील कर रही थी, और वो बाथरूम में चली जाती है। पीछे पीछे जुआन भी गया। रैन रैन तो उन दोनों को ही देख रही थी कि ये क्या चल रहा है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा वॉमिट करती है, और वहीं पर कुछ कॉन्डम्स के पैकेट थे जिसे रैन रैन नोटिस कर लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर ये सब करने आती हो,
तो चुआन सारा इल्ज़ाम जिया पर लगा देता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने बॉयफ्रेंड्स को मेरे घर पर लाने की। अगली बार से ऐसा करने की हिम्मत तक मत करना। तो जिया उन कॉन्डम्स के पैकेट्स को छुपाती है और सारा ब्लेम अपने ऊपर ही लेकर कहती है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। वहीं रेन रेन चुआन के पास जाती है कि बेबी इतना गुस्सा मत करो, हमें खाना भी खाना है। वो दोनों तो यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से बेचारी जिया अपने पास्ट के सीन को ही याद कर रही थी कि कैसे चुआन ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और आज वो उसका साथ तक देना पसंद नहीं करता। अगले सीन में हम उन सभी को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर खाना खाते टाइम रेन रेन अपनी रिंग का फ्लेक्स करने लगती है जिया के सामने कि ये रिंग मुझे चुआन ने खरीद कर दी है, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये देखकर जिया को बहुत ही बुरा लगा और वो मन में ही कहती है कि चुआन, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करने वाली। अब खाना खाने के बाद जब जिया घर जाने की बात करती है तो रेन रेन जिद करने लग जाती है कि मैं ही जिया को उसके घर तक छोड़ने जाऊंगी अपनी गाड़ी में। तो काफ़ी मना करने के बाद भी वो नहीं मानती। तो हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर जिया रेन को कहती है कि तुम्हें तकलीफ थी उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। रेन रेन कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी घर से बाहर ही रहती हूँ ज़्यादा टाइम। अब जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगती है तो अपना असली रूप जिया के सामने लाती है कि तुमने बहुत ट्रिक्स आजमाई मेरे बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन वो सब फेल हो गई, क्यों? जिया बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो तो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। रेन रेन कहती है कि मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ, मैं 3 साल से अब्रॉड में स्टडी कर रही थी और तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास घूमती रहती थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं लगेगा? और तो 3 साल से तुम उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके और फिर तुम्हें छोड़ने का उसके पास कोई रीज़न ना हो। यही चाह रही थी ना तुम? लेकिन क्या तुमने देखा, आज जैसे ही मैं घर पर वापस आई उसने तुम्हें लात मार कर साइड में कर दिया। 1 सेकंड भी नहीं लगाया ये सोचने में कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा। वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तुम उसके लिए खिलौने की तरह हो। कि अगर तुम यकीन नहीं होता तो क्या हम आज इस चीज़ का टेस्ट ले लें? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, ना कि तुम्हें। जिया कहती है कि तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो, अभी गाड़ी रोको, मैं खुद से घर चली जाऊंगी, मुझे इससे आगे कोई बात नहीं करनी। लेकिन रेन कहती है कि अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है, मैं आज ही तुम्हें प्रूफ करके रहूंगी कि वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। और वो जानबूझकर यहाँ पर चुआन को कॉल लगा देती है कि चुआन प्लीज़ मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है, हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। और रेन काफ़ी चालाकी से ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देती है कि जिस पर जिया ही गलत लग रही थी। जिया तो पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात चुआन नहीं सुन पा रहा था और इतने में कॉल कट होती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिया को थोड़ा सा होश आने लगता है और वो हेल्प के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में होने के कारण नीचे गिर जाती है। वही अंदर की तरफ रेन स्टीयरिंग व्हील पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसे होश आ चुका था। वहीं जिया हेल्प की भीख मांगती रहती है। तभी सामने से एक लड़का आता है जिसकी शक्ल हमें नहीं नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो पास आया वो और कोई नहीं चुआन ही था। वो जिया की हेल्प करने के बजाय सीधा रेन के पास आता है और यहाँ पर उसने प्रूफ कर दिया था कि उसे जिया की कोई भी कदर नहीं है। ये देखकर जिया को बहुत ही बुरा लगा। वहीं रेन तो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। थोड़ी देर बाद रेन अब अपनी झूठी कहानी चुआन को सुना रही थी। वहीं पर जिया भी खड़ी थी, एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। रेन कहती है कि चुआन, मुझे पता लग चुका है कि लड़की तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन जब इसे पता लगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो तो ये पागलों की तरह गाड़ी में हरकतें करने लगी और जिस बीच हमारा एक्सीडेंट भी हुआ, इसने मुझे धमकी दी कि देखते हैं आज चुआन हम दोनों में से किसे बचाएगा। वो जो भी हरकत अपने आप कर चुकी थी वो सारा इल्ज़ाम उसने जिया पर लगा दिया था। जिया तो चिल्लाती रहती है कि जो भी ये सब बता रही है ना, इसने खुद ये सब किया है, ना कि मैंने। चुआन चिल्लाकर कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुमने जो किया है ना उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी, और ऊपर से तुम रेन पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अब जिया चुआन को कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरे 10 साल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अब मैं इस गलती को जल्दी ही सुधार लूँगी। चुआन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो रेन को एम्बुलेंस में बिठाता है। अब वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो जिया को भी सेम एम्बुलेंस में चढ़ाने लगते हैं, लेकिन चुआन साफ मना करता है कि एम्बुलेंस पेशेंट्स के लिए है, ना कि मर्डरर के लिए। वो लोग बोलते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, हमें नहीं पता कि मर्डरर है या फिर कोई और, इसलिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन चुआन साफ मना करता है कि इसके लिए कोई और एम्बुलेंस मंगवा लो, मैं इस पर इसे नहीं बैठने दूंगा। तो वो तो एम्बुलेंस में बैठ के चले जाते हैं। पीछे से जिया अब हेल्प की भीख मांगने लगती है सभी से, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था।
उसे वहाँ पर ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। लोग तो ये देखकर और भी डर जाते हैं कि ये तो कोई और ही केस लग रहा है। वो उसे वहाँ से छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरी एम्बुलेंस आ जाती है और जिया को उस एम्बुलेंस में लेटाया जाता है। अब एम्बुलेंस में जब वो थी तो वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है कि मॉम, आप जो कह रही थी वो सही था, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम जीएक्सी को हॉस्पिटल में पाते हैं, जहाँ पर जैसे ही उसे होश आया डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें माफ़ करना, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सुनकर जीएक्सी को पता लगा कि इसका मतलब वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे वॉमिट हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है ये सुनकर। लेकिन डॉक्टर उसे संभलने के लिए कहते हैं कि आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है, बस अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर डॉक्टर तो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं जीएक्सी को भी लगता है कि उसे घर जाना चाहिए और वो उठकर यहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी वहाँ पर चुआन अपने आदमियों के साथ आ जाता है कि जीएक्सी, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी? जीएक्सी कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर पर जाना है। लेकिन चुआन साफ मना करता है कि तुमने रैन रैन को हर्ट किया है और तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें इसकी पूरी भरपाई करनी होगी और मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने वाला हूँ। जिस पर सिक्सिया कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? चुआन कहता है इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि रैन रैन भी सेम ही हॉस्पिटल में एडमिट है, तुमने उसके साथ जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। लेकिन जीएक्सी साफ मना करती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पहले भी मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और आज भी सेम गलती दोहरा रहे हो, तुम्हें रिग्रेट जरूर होगा। और इतना कहकर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन चुआन अपने आदमियों से उसे पकड़वा लेता है और तभी रैन रैन भी वहाँ पर आकर नाटक करने लगती है कि चुआन, तुम अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट क्यों कर रहे हो, मुझे वैसे ही इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है और हमें भी इससे दूर रहना चाहिए। जीएक्सी कहती है कि रैन रैन तुम कितनी ज़्यादा बड़ी एक्टर हो, सब कुछ तुमने खुद किया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और चुआन को भी अपनी बातों में फंसा रही हो। चुआन कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रैन रैन से इस तरीके से बात करने की? रैन रैन कहती है कि चुआन तुम इसके मुंह मत लगो, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये बस मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं इसे जाने दूंगी और कोई भी केस नहीं करूँगी। चुआन कहता है कि रैन रैन तुम कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, तुमने इस पर कोई भी केस नहीं किया। और जीएक्सी पर चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हें रैन रैन से अभी माफ़ी मांगनी होगी। जीएक्सी कहती है कि जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी तो मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, पहले तुम्हें जाकर रिकॉर्ड देखना चाहिए उस कार एक्सीडेंट का कि गलती किसकी थी। लेकिन अभी भी चुआन काफ़ी गुस्से में था और जीएक्सी की कोई भी बात नहीं सुनता। तो जीएक्सी हंसकर कहती है कि तुम 3 साल पहले भी मेरी बात नहीं मान रहे थे और आज भी वही कर रहे हो। मैंने तुमसे प्यार किया, मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी। लेकिन एक बात सुन लो, अगर मैं यहाँ पर माफ़ी मांग लेती हूँ तो उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो आगे आकर रैन रैन से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी रैन रैन उल्टा जीएक्सी के कान में आकर कहती है कि बच्चे खोने का दुख कैसा लग रहा है। ये सुनकर जीएक्सी को पता लग गया कि ये सब रैन रैन का ही किया धरा है और वो उसे गुस्से में कहती है क्या तुमने उसे मारा है? और वो उल्टा उस पर थप्पड़ मारने वाली थी कि चुआन बीच में आ जाता है और जीएक्सी का थप्पड़ चुआन को लग गया था। वो जीएक्सी को कहता है कि तुम रैन रैन को हट करने की फिर से कोशिश कर रही हो। वो दोबारा से हाथ उठा रही थी, लेकिन चुआन उसे दूर करता है धक्का मारकर कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम बार बार रैन रैन को हट कर रही हो, इससे साफ जाहिर है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हो। जीएक्सी कहती है कि तुम्हें बात का भी पता नहीं है और जब बात का पता नहीं तो प्लीज़ कुछ मत बोलो कि तुम्हें पता है इसने उसे मार दिया है। वो पूरी बात नहीं बोल पा रही थी और चुआन भी नहीं समझ पाता। वहीं रैन रैन बातों को घुमाती रहती है कि देखो चुआन, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, ये लड़की मुझे जान से मारना चाहती है। चुआन चिल्लाकर कहता है कि जीएक्सी अब तुम्हें नील डाउन होकर रैन रैन से माफ़ी मांगनी होगी। जीएक्सी इमोशनल हो जाती है कि तुम फिर से मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसने क्या किया है? ये एक मर्डरर है, मैं से कभी माफ़ी नहीं मांगने वाली। और रही बात तुम्हारी, क्या तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई? चुआन उसके पेट पे जोर से लात मारता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पास आकर कहता है कि तुम दिल में जगह होने की बात कर रही हो, जबकि तुम तो रैन रैन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो और जो मैं कह रहा हूँ उसे आराम से मान लो। जीएक्सी कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊँगी ना तब भी इस मर्डरर से माफ़ी नहीं मांगूंगी। चुआन कहता है तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम इसके सामने माफ़ी मांगने वाली हो। वो अपने आदमियों को ज़बरदस्ती जीएक्सी से माफ़ी मंगवाने के लिए कहता है। उसके आदमी ऐसा ही करते हैं, वो ज़बरदस्ती जीएक्सी से माफ़ी मंगवाते हैं। यहाँ पर रैन रैन तो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रही थी, वहीं जीएक्सी काफ़ी बुरा फील करती है। तभी उसकी मॉम की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं और यही हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। वो अपने साथ पुलिस वालों को भी लाए हुए थे जो रैन रैन को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगती है। रैन रैन चिल्लाती है कि चुआन प्लीज़ कुछ करो, ये मुझे ले जा रहे हैं। चुआन कहता है कि आप गलत इंसान को मर्डरर ठहरा रहे हैं, मर्डरर तो जीएक्सी है। और वहीं पर चैन खड़ा था जो जीएक्सी को अपने साथ ले जाने की बात करता है। तो चुआन चिल्लाकर कहता है कि तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, इसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम होते कौन हो मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन पहुँचाने वाले, क्या तुम्हें पता भी है कि असली बात क्या है? हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है और हो सके तो तुम भी उसे देख लेना।
चुआन हैरान होता है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। वहीं रैन रैन भी काफ़ी घबरा गई थी उनकी बातें सुनकर। चुआन बोलता है कि आखिर ये आदमी है कौन जो जियाक्सी की इतनी साइड ले रहे हैं। तो चैन अपने आप को जियाक्सी का फियोंसे बताता है। जियाक्सी हैरान हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है और वही चुआन भी हैरान था कि अचानक से जियाक्सी का फियोंसे कहाँ से आ पड़ा। वो उल्टा उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से सीधे मुंह नहीं गए तो मैं यहाँ के मेन डॉक्टर को बुलाकर तुम यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। चैन चुप खड़ा था तो चुआन कहता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, और वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आखिर वो है कौन, क्या उन्हें मरना है, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और वो डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर चैन आए हुए हैं और वो उसे देखकर घबरा जाता है कि सर आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, क्या आपको कुछ परेशानी हुई है। तो चैन चुआन की तरफ इशारा करता है और चुआन भी हैरान था कि आखिर डॉक्टर चैन के सामने इतना क्यों झुक रहे हैं, आखिर ये आदमी है कौन और उसका जियाक्सी से क्या लेना देना। डॉक्टर बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं मिस्टर चुआन को समझा दूंगा, वो आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे। चुआन चैन से कह रहा था कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन आज तुम जियाक्सी को यहाँ से नहीं ले जा सकते, हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जियाक्सी को बोलने लगता है कि तुम लोगों को सीड्यूस करने में कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हो। पिछली रात तुम मेरे साथ सो रही थी और आज तुमने अपने लिए फियोंसे तक देख लिया। जियाक्सी को बहुत ही बुरा लगता है और चैन को गुस्सा आया। वो चुआन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी जियाक्सी सामने आती है। उसने चैन का हाथ पकड़ा और चुआन से कहती है कि तुम मेरा एक बहुत ही बुरा पास्ट रहे हो और अब से हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मेरा फियोंसे है और मैं इसी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। वो यहाँ से जाने लगी तो चुआन धमकाता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर चली गई ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो जियाक्सी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। और पीछे से जियाक्सी की मॉम चुआन के मुंह पर एविडेंस दे मारती है कि अब तुम्हें सच का पता लग जाएगा और अब तुम्हें रिग्रेट होगा, ना कि जियाक्सी को। चुआन ने उन एविडेंस को चेक किया, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई क्योंकि वीडियो में साफ जाहिर था कि रैन रैन ने ही वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया है। रैन रैन फिर से नाटक करती है कि वीडियो गलत बनाई गई है, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी है। लेकिन अब सच तो चुआन की आंखों के सामने था और वो उसे धक्का मारकर दीवार की तरफ करता है कि तुम करने के चाहते हो, तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी। क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी बातों में आकर जियाक्सी को कितना ज़्यादा गलत बोल रहा था। वो तुम्हारी वजह से आज हॉस्पिटलाइज्ड है और इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी है। तो रैन रैन कहती है कि चुआन प्लीज़ इस तरीके से रिएक्ट मत करो, मुझे डर लग रहा है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं घबरा गई थी कि कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूँ, इसलिए मैंने इसी झूठ को बढ़ावा दिया। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं डर गई थी कि तुम उस लड़की के पास न चले जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ कहा। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे? देखो ना मैं अभी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी हूँ एक्सीडेंट में। और चुआन को रियलाइज़ होता है कि शायद उसे एक मौका दे देना चाहिए रैन रैन को, और वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें मुझ पर अब शक हो रहा है कि मैं किसी और लड़की के साथ भाग जाऊँगा। तो रैन रैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी। और वो वापस से चुआन को हक कर लेती है। अब चुआन भी उसे माफ़ कर देता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो जियाक्सी के बारे में पूछ रहा था कि तुमने उस पेशेंट को यहाँ से जाने क्यों दिया। रैन रैन को ये सब कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि उस लेडी का भी मिसकैरेज हुआ है और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनकर चुआन तो शौक ही रह गया और वो रैन रैन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखता है। रैन रैन कहती है कि नहीं चुआन, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैम आप ये कैसी बातें कर रही है, मैंने आपको सबसे पहले बताया और आपने कहा ना कि वो आपकी फ्रेंड है, और आपने ही कंफर्म किया मुझसे बार बार पूछ कर कि क्या उसका मिसकैरेज हुआ है, और मैंने हामी भरी। तो आपको अपनी फ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए था, और अगर आगे कुछ भी बात होती है तो हमारे हॉस्पिटल की कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती। इतना कहकर डॉक्टर तो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं चुआन गुस्सा करने लगता है रैन रैन पर। किसका मतलब तुम्हें उसके मिसकैरेज के बारे में पता था, लेकिन तब भी तुम अनजान बनी रही और तुमने उससे जिद करी कि वो तुमसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगे। तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें अब तक पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम वही रैन रैन हो जिससे कि मैंने प्यार किया था? क्या तुम अभी तक मेरे सामने ये नाटक कर रही हो? अब तो मुझे लगने लगा है कि तुम्हारा सच कुछ और ही है। उसका गला पकड़ने लगता है। रैन रैन कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। और फिर चुआन उसे छोड़ता है तो रैन रैन कहती है कि तुमने आज जियाक्सी को लेकर मुझे मारने की कोशिश करी है, मैं इसका क्या मतलब समझूं? क्या तुम्हें नहीं पता वो कितनी चालाक औरत है? चुआन कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इतना पता है कि जियाक्सी के पेट में मेरा बच्चा था जिसे कि तुमने मार दिया है। रैन रैन कहती है कि तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारा ही बच्चा होगा? वो किसी और का बच्चा भी तो हो सकता है। क्या तुम्हें भूल गए हो कि 3 साल पहले उसने तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश करी थी? क्या पता उसने किसी और को सेम तरीके से ट्रिक किया हो? क्या उसने चैन को ही ना ट्रिक कर दिया हो? चुआन को बहुत गुस्सा आया और वो उसे स्लैप कर देता है कि तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं जियाक्सी को अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारी तरह नहीं है।
उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं पहला और आखिरी आदमी होऊंगा और वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। और इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और अपने आत्मा से कहता है कि ज़िएक्ज़ी जहाँ कहीं भी है उसे जल्दी ही ढूंढो। वहीं नेक्स्ट सीन में हम ज़िएक्ज़ी को चैंग की गोद में देखते हैं जो बेहोश हो चुकी थी और वो भागते हुए इसे हॉस्पिटल में लाता है कि डॉक्टर अगर इसे कुछ भी हो गया ना तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को तबाह कर दूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इनका पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और अपना पूरा 100% देंगे। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं कि तभी बाहर से चैंग के ऑफिस से उसका एक एम्प्लॉय आता है कि बॉस आप काफ़ी टाइम से कंपनी नहीं आ रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी लॉस में भी जा रही है और आप बिल्कुल भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, क्या कुछ मेन प्रॉब्लम है? तो चैंग कहता है कि भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़िएक्ज़ी है और मैं उसे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मीटिंग्स जो भी है उसे पोस्टपोन कर दो। फिर उसका सेक्रेटरी से बताता है कि बॉस हमें चुआन की कंपनी से काफ़ी सारे ऑफर आ चुके हैं कि हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें आपकी ज़रूरत है कंपनी में। ये सुनकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि चुआन की हिम्मत भी कैसे हुई, उसने हमसे पार्टनरशिप करने की सोच भी कैसे ली इतना सब कुछ करने के बाद, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो अपने एम्प्लॉय से कह देता है कि कुछ भी ऑफर आए चुआन की कंपनी की तरफ से उसे मेरे से बिना पूछे ही रिजेक्ट कर दो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। और अपने असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और ज़िएक्ज़ी की हालत काफ़ी बुरी बता रहे थे। चैंग कहता है कि आपको कुछ भी करना पड़े, कितने ही डॉक्टरों को यहाँ बुलाना पड़े, आप जो चाहते हैं वो करिए, लेकिन ज़िएक्ज़ी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि बात डॉक्टर्स को बुलाने की नहीं है और ना ही अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की, बात तो ये है कि ज़िएक्ज़ी जीना ही नहीं चाहती, उसने अपने जीने की आस ही खो दी है, अगर तुम उसे समझा सकते हो तो समझा लो, तभी हम आगे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब चैंग अंदर जाता है ज़िएक्ज़ी के पास और उससे बात करने की कोशिश करता है, वो बेहोश पड़ी थी। चैंग कह रहा था कि ज़िएक्ज़ी मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर दोबारा जाने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ चुआन ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल भी ऐसा करने नहीं दूंगा, प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोल लो। तभी वो अपने हाथों को वहाँ से हटाना लगता है तो ज़िएक्ज़ी उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है। तो चैंग को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा और वो चिल्लाकर डॉक्टर को बुला लेता है कि इसे होश आ रहा है, जल्दी ही ट्रीटमेंट की तैयारी करी जाए। और डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। सुबह के समय हम देखते हैं कि चैंग तो ज़िएक्ज़ी के पास ही बैठा हुआ था, रात को वहीं पर सो जाता है। ज़िएक्ज़ी की आंख खुली, वो चैंग को अपने पास पाती है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि मॉम भी उसके वार्ड में आ चुकी है और वो नाटक करने लगती है सोने का। तो उसकी मॉम उसके पास आकर कहती है कि नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम उठ चुकी हो। ज़िएक्ज़ी बोलती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चैंग की आंख भी खुल गई थी और वो खुश हो जाता है कि ज़िएक्ज़ी को फाइनली होश आ गया और वो उसकी मॉम को सामने देखता है तो बहाना बनाकर यहाँ से जाता है कि आप इसके पास बैठिए, मैं अभी फ्रूट वॉश करके लाता हूँ। जैसे ही वो बाहर गया ज़िएक्ज़ी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आखिर ये कौन है और ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? तो उसकी मॉम बताती है कि तुम भूल गई क्या, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है और ये वही लड़का है। ज़िएक्ज़ी बोलती है कि आखिरकार इसने मुझे पसंद कर भी कैसे लिया, क्या इसको मेरे बारे में नहीं पता? उसकी मॉम बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, तुमने नहीं देखा कि वो तुम्हारी कितनी हेल्प कर रहा था, वैसे ही लोगों की हेल्प करना पसंद करता है और मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड देख लिया है जो कि पूरी तरह से क्लीन है। ज़िएक्ज़ी कहती है कि मॉम वो सब तो सही है, लेकिन मैं उसे धोखे में नहीं रखना चाहती, आपको उसे बताना चाहिए मेरे और चुआन के रिलेशन के बारे में। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम भी उससे बात कर सकती हो। अब ज़िएक्ज़ी कहती है कि ठीक है मॉम, लेकिन उसने मुझ में ऐसा देख ही क्या लिया, उसके पास तो बहुत ज़्यादा ऑफर होंगे ना, वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जो है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने उसे ऑफर नहीं भेजा था, ये ऑफर तो उसी की तरफ से आया है ब्लाइंड डेट का। ये सुनकर ज़िएक्ज़ी तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या आप सच कह रही है? उसकी मॉम कहती है कि हाँ, और क्या तुम नहीं देख रही हो, उसने देखा होगा ना कि जब माँ इतनी सुंदर है तो बेटी कितनी ज़्यादा सुंदर होगी, तुम्हारी माँ आज भी बहुत ज़्यादा यंग लगती है। तो ज़िएक्ज़ी हंसने लग जाती है कि मॉम आप भी ना। अब वो चैंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मॉम कहीं उसे कोई सीक्रेट इलनेस तो नहीं है कि वो अपनी इलनेस छुपा रहा है। वहीं बाहर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पर चैंग ये सब बातें सुन रहा था और सोचता है कि ज़िएक्ज़ी के बारे में ये सब क्या सोच रही है। उसे भी हंसी आ रही थी उसकी बातें सुनकर। अंदर से उसकी मॉम कहती है कि तुम काफ़ी यंग हो, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी जल्दी ही चैंग से शादी हो जाए और तुम एक अच्छी लाइफ जियो। ज़िएक्ज़ी कहती है कि मॉम ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे सच में लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो उसकी मॉम उसके कान खींचने लग जाती है कि तुम अब चुप भी करोगी या फिर नहीं। बाहर से चैंग ये सब देखकर काफ़ी स्माइल कर रहा था और वहीं अंदर ज़िएक्ज़ी सोच रही थी कि जो भी बात है मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगी, या तो वो मुझसे कुछ छुपा रहा है या वो मुझ पर तरस खाने लगा है। वहीं बाहर की तरफ चैंग बोलता है कि ज़िएक्ज़ी तुम अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदली,
आज भी तुम वैसी ही हो जैसे कि पहले थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी कभी हर्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर चुआन आ जाता है जियाक्सी से मिलने के लिए। तभी चैंग उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। चुआन कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जियाक्सी से माफी मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन चैंग साफ मना करता है कि तुम मुझसे मिल ही नहीं सकते, कि मैं जानता हूँ सब मेरी गलती के कारण हुए हैं, मैंने ही जियाक्सी को मिसअंडरस्टूड कर लिया, लेकिन मैं उससे माफी मांगूंगा और वो मुझे माफ भी कर देगी। चैंग कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे है कि मैं तुम्हें जियाक्सी के पास तक जाने की परमिशन दे दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे फिर से हट करोगे? वो अपने आदमियों को कहकर उसे एक अलग रूम में ले आता है और वहाँ पर उसे धमकाने लगता है कि तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, जियाक्सी अब मेरी फियोंसे है और मैं नहीं पसंद करता कि कोई आदमी मेरी फियोंसे के पास भी लगे, खासकर तुम जो उसे इतने टाइम से हर्ट करता आया है। चुआन कहता है कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जियाक्सी का फियोंसे बनने नहीं दूंगा। चुआन कहता है कि मुझे एक बार जियाक्सी से बात करनी है और मैं वो कर ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम भले ही जियाक्सी के फियोंसे हो, लेकिन जियाक्सी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। चैंग कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है कि जियाक्सी अब तुमसे प्यार करेगी। चुआन को सुनकर बहुत बुरा लग रहा था और वो चैंग से कहता है कि फिर तो मुझे मर जाना चाहिए ना, तुम मुझे जान से मार दो। तो चैंग हंसकर कहता है कि तुम्हें इतनी आसानी से मौत भी नसीब नहीं करूंगा, तुमने जो जियाक्सी को हर्ट किया है ना, तुम्हें भी मैं उसी तरह से तड़पाने वाला हूँ, इसलिए इसके लिए तैयार रहना। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और वो वॉशरूम में अपने हाथ वॉश कर रहा था और साथ में कहता है कि इसके बारे में जियाक्सी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर जियाक्सी आ जाती है और चैंग उसे देख लेता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं वहीं पर आने वाला था। जियाक्सी बोलती है कि मैं वेट कर रही थी कि तुम कब फ्रूट वॉश करके आओगे। तो चैंग कहता है कि हाँ, फ्रूट वॉश हो चुके हैं, वापस से हम तुम्हारे वार्ड में चलते हैं, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो जियाक्सी चैंग का हाथ पकड़ती है और उसके साथ चली जाती है। पीछे से चुआन उन दोनों को देख रहा था और साथ में कहता है कि जियाक्सी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझा। हमें पास के सीन में बताया जाता है कि जहाँ पर चुआन को उसके आदमी ने कॉल करके बता दिया था वो 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था ड्रग वाला, वो ड्रिंक में ड्रग जियाक्सी ने नहीं बल्कि रैन ने ही मिलाए थे। ये सब रैन का प्लान था। वो तुम्हें जताना चाहती थी कि जियाक्सी तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है और तभी तुम्हें उससे नफरत हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। ये सुनकर चुआन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि वो इतने सालों से जियाक्सी को गलत समझ रहा है और एक फेक लड़की रैन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर अब हम उसे एक बार में देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और सदमे में होता है कि तभी वहाँ पर रैन आ जाती है और बोलती है कि चुआन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन वो तो मैं तुम्हारी फियोंसे ही ना, हम दोनों की शादी होने वाली है, तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे? चुआन कहता है तुम चांस की बात कर रही हो, क्या तुम मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दे सकती हो? मुझे जियाक्सी ला कर दे सकती हो? मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है, क्या तुम ये कर सकती हो? रैन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जियाक्सी को पसंद करने लगे हो, लेकिन तुम तो मुझे प्यार करते थे ना, और रही बात बच्चे की, तो हम भी एक बच्चा प्लान कर सकते हैं। तो अब चुआन रैन की तरफ देखता है और उसे उसमें जियाक्सी नजर आती है। वो उसे अपनी तरफ धकेल लेता है। वो तो पूरी तरह से नशे में आ चुका था और उसको अपने साथ एक रूम में ले आता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी रोमांटिक वे में किस कर रहे थे। चुआन को तो होश ही नहीं था। वो रैन को जियाक्सी समझकर कंटिन्यू किस करे जा रहा था और बेड पर धकेल लेता है। रैन पीयूसी में एक हो चुकी थी और उसके क्लोज आने की पूरी कोशिश करती है। अब चुआन रैन के कपड़े खोलने लगता है कि साथ में वो जियाक्सी का नाम ले लेता है। ये सुनकर रैन को बहुत ही बुरा लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी मुझसे करने वाले हो, लेकिन किसी और लड़के का नाम ले रहे हो। तब जाकर चुआन को रियलाइज़ हुआ कि ये तो रैन है, वो जियाक्सी नहीं है। और वो उसे गुस्से में कह देता है कि मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, मुझे लगा कि तुम जियाक्सी हो। ये सुनकर रैन को बहुत गुस्सा आया और अब चुआन यहाँ से चला जाता है और वो पीछे गुस्सा करती रह जाती है। तभी डोर नॉक हुआ और वो बाहर की तरफ जाती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर थे जो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। रैन कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो रिपोर्टर बार बार उससे पूछ रहे थे क्या वो तुम ही थी जिसने मिस्टर चुआन की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी और इल्ज़ाम किसी और लड़की पर लगा रही थी। ये सब सुनकर वो हैरान हो जाती है कि इन्हें इसके बारे में पता कैसे लगा। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए कि तुम्ही ने वो एक्सीडेंट करवाया था, हमारे पास एविडेंस है। वो बोलती है कि मुझे एविडेंस शो करो। कि तभी वहाँ पर चुआन भी आ जाता है एविडेंस के साथ और बोलता है इसे यहाँ से ले जा लिया जाए। अब रैन तो उसके सामने भीख मांगने लग जाती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, हमारी शादी होने वाली है। लेकिन वो अनाउंस कर देता है कि ये अब से मेरी फियोंसे नहीं है और हमारा कोई भी रिलेशन नहीं। अब नेक्स्ट डे चुआन फिर से जियाक्सी से माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो जियाक्सी बोलती है कि अब तुम यहाँ पर क्या तसल्ली करने के लिए आए हो कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। तो अफसोस की बात यह है कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चुआन कहता है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो वो दोनों अकेले में होते हैं। जियाक्सी पूछ रही थी कि अब कहने सुनने को क्या ही बचा है। तो चुआन बोलता है
कि मुझे माफ़ कर दो अगर हो सके तो। मुझे पता है कि रैन ने तुम्हें फंसाने की कोशिश करी है। मुझे अब उस एक्सीडेंट के बारे में पता लग चुका है और हमारे बच्चे के बारे में भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ इस सब की जिम्मेवार मैं ही हूँ। वो खुद को भी हर्ट कर रहा था और साथ में बताता है कि उसने रैन को इसकी सज़ा दे दी है। अब तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो तुम दे सकती हो, लेकिन जियाक्सी कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। तुम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुमने मुझे लात मारी। अब मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। मुझे तुमसे अच्छा इंसान मिल चुका है। तो चुआन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि तुम चैंग का जिक्र कर रही हो ना, ऐसा क्या है जो वो तुम्हें दे रहा है और मैं नहीं दे सकता। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग भी आ जाता है जो जियाक्सी के ठीक पीछे खड़ा था और उनके हाथ में एक स्प्रे होता है जो चुआन पर ही टारगेट कर रहे थे। चैंग कहता है कि चुआन तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जियाक्सी का मैं अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें अब अपना फिक्र करना चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से जियाक्सी को ले जाने लगता है, लेकिन चुआन जाने नहीं देता तो उस पर स्प्रे कर देता है, जिसके कारण वो दूर गिर जाता है। तो अब जियाक्सी चैंग के साथ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर वापस आती है। चुआन को लगा कि वो उसके प्यार को याद करके वापस आ चुकी है और बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम मेरे पास वापस आई जाओगी। लेकिन जियाक्सी बोलती है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हें बस ये क्लियर करने आई हूँ। तुमने भी कहा ना कि चैंग मेरे लिए ऐसा क्या कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते। चैंग ने मेरे लिए वो किया है जो तुमने मेरे लिए कभी किया ही नहीं था। वो मुझे बच्चों की तरह केयर करता है। वो मेरे हर दुख तकलीफ में मेरे साथ है। मुझे बच्चों की तरह खाना बना कर देता है, मेरी केयर करता है। उसे पता है मेरी दवाई का टाइम कब है और मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या तुमने कभी इतना एफर्ट लगाया है किसी के लिए भी? तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए जान लो अपने आप को चैंग से कंपेयर करना बंद कर दो। वही जब चैंग ने जियाक्सी के मुंह से अपने लिए इतनी केयर और तारीफ सुनी, वो तो इमोशनली हो जाता है और जियाक्सी भी अब चैंग के साथ यहाँ से चली जाती है। वो दोनों वार्ड में होते हैं और चैंग जियाक्सी को कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचती हो। जियाक्सी कहती है कि मैंने जो भी कहा वो सच था, तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, मैं इतना डिजर्व भी नहीं करती। तो चैंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अब कभी भी दुख तकलीफ ना देखो। ये सुनकर जियाक्सी को बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने मन में ही सोचती है कि यही सही टाइम है कि वो अपने और चुआन के बारे में उसे बता दे, और वैसा ही करती है। वो चैंग को सारी सच्चाई बता देती है कि वो 10 साल से चुआन को प्यार कर रही थी, लेकिन अब जाके उसकी आंखें खुल चुकी है कि चुआन ने सिर्फ उसका यूज़ किया है और कुछ भी नहीं। वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, उसके दिल में उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन इसी बीच वो उसके बच्चे की माँ भी बन चुकी थी और साथ लास्ट टाइम उसका मिसकैरेज हुआ है। क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मेरे साथ शादी करना चाहते हो? क्या तुम मुझे चांस दोगे? चैंग चुप खड़ा था तो जियाक्सी मन में ही सोचती है कि मुझे पता ही था तुम मेरे जैसी लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। लेकिन तभी चैंग बोल पड़ता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अब माँ बन पाओगी या नहीं, या फिर तुम्हारी पास्ट लाइफ क्या थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम प्रेजेंट में मेरे साथ हो और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। ये सुनते ही जियाक्सी तो चैंग को किस कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए काफ़ी क्यूट लग रहे थे। तभी डॉक्टर आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं तो चैंग डॉक्टर की तरफ गुस्से भरी नज़र से देखता है। डॉक्टर कहता है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया और जियाक्सी भी शर्मा कर उसे हक कर लेती है और सीन इतने में ही कट हो जाता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाक्सी चैंग का ही वेट कर रही थी कैफे में, लेकिन वहाँ पर चैंग की जगह चुआन आ जाता है और हंसकर पागलों की तरह कहता है कि चैंग यहाँ पर कभी नहीं आने वाला। तो जियाक्सी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं चैंग का वेट कर रही हूँ और वो यहाँ पर जरूर आएगा। चुआन पागलों की तरह हंसते हुए फिर से कहता है कि मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं आएगा, और वो उस पर बार बार हंस रहा था। तो जियाक्सी घबरा जाती है और हमें पता लगा कि ये तो वो सपने में देख रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो उठ कर नीचे आई और अपनी मोम को आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी किचन की तरफ हम देखते हैं वहाँ पर तो चूहा है जिसने कि एक से एक डिशेस बनाई हुई थी। जियाक्सी कहती है कि मॉम ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी मोम अंदर से आई और बताती है कि हाँ ये सुबह काफ़ी जल्दी यहाँ पर आ गया था, और वो धीरे से जियाक्सी की तरफ देखकर कहती है कि मुझे लगा कि इसने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, तो क्यों ना मैं भी इसे एक लेसन दे दूँ, और मैंने सुबह से इसे काम में लगाया हुआ है। जियाक्सी कहती है कि मॉम आपने ये जो किया है ना वो सही नहीं है, मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। लेकिन चुआन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो मैं एक अच्छा पार्टनर बनकर दिखा सकता हूँ। लेकिन जियाक्सी कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा फियोंसे चैंग है और वही रहेगा, मैं उसी से ही प्यार करती हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो चुआन को बहुत बुरा लगता है कि तुम गुस्सा हो ना, मुझे मार लो, मुझे परेशान करो, लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो जियाक्सी दोबारा कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तुम अपना टाइम यहाँ पर ख़राब मत करो, तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी उसके फ़ोन में चैंग का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हारा नीचे ही वेट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है। जिसे देखकर जियाक्सी खुश हो जाती है और नीचे जाने लगती है, लेकिन चुआन उसे रोकता है कि तुम
चैंग से मिलने के लिए जा रही हो ना, तुम एक बात सुन लो, तुम अच्छे से जानती हो कि लड़कों का काम क्या होता है, वो तुम्हें सिर्फ यूज़ करना चाहता है और कुछ भी नहीं। और इतने छोटे से टाइम में वो तुम्हें मिला है और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए। अब जियाक्सी थोड़ा डाउट में आ जाती है, लेकिन वो चुआन को ये एक्सप्रेस नहीं करती। वो गुस्सा करके यहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे जाकर हम देखते हैं जहाँ पर चैंग एक बुके के साथ खड़ा था जो कि बहुत सुंदर था। जियाक्सी बोलती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्यों आए हो? तो चैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं सुबह जैसे ही उठा मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया, तो सोचा चलो मिलने चला जाता हूँ। और वो बुके के साथ उसके लिए रिंग भी लाया था और अपनी नींद पर आकर जियाक्सी को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? जियाक्सी काफ़ी ज़्यादा डाउट में आ जाती है और एट मोमेंट पर मना कर देती है कि अभी मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए। चैंग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जियाक्सी को कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम बहुत कम समय के लिए मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ और तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। जियाक्सी को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि तुम्हारा इससे क्या मतलब कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और मैं अभी तक नहीं बदली। तो हम एक पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ पर जियाक्सी और चैंग दोनों ही साथ में थे और वो काफ़ी छोटे होते हैं। चैंग को एक ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो जियाक्सी उसके हाथ पर बाइट करती है कि तुम एक बुरी लेडी हो, तुम इसकी ग्रैंड माँ हो ही नहीं सकती। और वो लेडी कोई और ही होती है। वो दरअसल चैंग का किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, तो जियाक्सी उसकी जान बचाती है। वो ग्रैंड माँ यहाँ से भाग जाती है और जियाक्सी चैंग को अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम जियाक्सी है और अपना हेयर बैंड वो चैंग के हाथ में बांध देती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जियाक्सी चैंग को इसी बारे में बता रही थी कि हाँ वो छोटा सा लड़का था, तो लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे वही हेयरबैंड शो कर देता है। ये देखकर जियाक्सी हैरान हो गई, क्या वो छोटे से लड़के तुम थे? चैंग हामी भरता है कि हाँ अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि हम छोटे टाइम से नहीं बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। सीन फिर से पास में शिफ्ट हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और हम फिर से चैंग को देख पाते हैं जो अपने सेक्रेटरी के साथ था। उसका सेक्रेटरी उसे एक एक पल की खबर दिया करता था जियाक्सी को लेकर। अब वो स्कूल में पहुंच चुके थे जहाँ पर चैंग ने डिसाइड कर लिया कि वो जियाक्सी को प्रपोज करके ही रहेगा और वो ऐसा करने के लिए जाता भी है। लेकिन उसी सेम मोमेंट पर जियाक्सी तो चुआन के साथ खड़ी थी और तब चैंग को पता लगता है कि वो चुआन को पसंद करती है और उसने उन दोनों के बीच में आना पसंद नहीं किया। वो दूर से ही उसे गुड बाय कह के चला जाता है। ऐसे ही बहुत टाइम बीतता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर चैंग जियाक्सी को ये सब बातें बता रहा था कि तुम्हें ही लगा कि हम शॉर्ट टाइम के लिए मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मुझे पता लगा कि तुम कोरिया वापस आ चुकी हो तो मैंने तुम्हें तभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे तुम्हारे एक एक पास्ट के बारे में पता है, बस मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी लाइफ में आने में बहुत देर कर दी। तुम्हें इतना सब कुछ दुख सहना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम चुआन से परेशान हो चुकी हो और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तब मुझे लगा कि अब सही टाइम है, मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए और मैं एक मौका तो डिज़र्व करता ही हूँ। ये सब सुनकर जियाक्सी हैरान ही हो जाती है कि तुमने अभी तक मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, और वो उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुमने वो रिंग कहाँ रखी। ये सुनकर चैंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे फिर से प्रपोज कर देता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जियाक्सी को चैंग के साथ एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो अपने वेडिंग आउटफिट को खरीदने के लिए आई हुई थी। साथ में चैंग बताता है कि आज मेरी मॉम भी तुमसे मिलने के लिए आने वाली है और मैं उन्हीं को पिक करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी नर्वस फील मत करना। जियाक्सी कहती है कि ठीक है। अब चैंग तो यहाँ से चला जाता है और वहीं जियाक्सी एक वेडिंग आउटफिट को ट्राई करती है और चेंजिंग रूम से जैसे ही बाहर आते ही उसके सामने चुआन नजर आता है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। चुआन जियाक्सी को कहता है कि तुम तो इस वेडिंग आउटफिट में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और तभी सीन कट होता है और वहाँ पर हम चैंग के साथ उसकी मॉम को देखते हैं जहाँ पर जियाक्सी तो बार बार उसकी मॉम से माफ़ी मांग रही थी। ये सीन हमें बाद में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पास्ट में क्या हुआ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की तो चैंग की मॉम बोलती है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है उसने एक अच्छी लड़की ही अपने लिए देखी होगी। वो तुमसे बचपन से ही प्यार करता आया है, उसके बटुए में तुम्हारी फ़ोटो आज तक है, तो मैं तुम पर शक कैसे कर सकती हो। और वहीं सामने की तरफ चुआन खड़ा था और उसकी मॉम चैंग पर चिल्लाती है कि तुम अपनी होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या। तो चैंग को गुस्सा आया और वो अपने आदमियों को कॉल करके चुआन को यहाँ से भिजवाने के लिए कह देता है। और वहीं अब चुआन को हम घर पर देखते हैं जहाँ पर वो जियाक्सी का ही एक लव लेटर देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसे पढ़ते हुए। लेकिन साथ में वो कहता है कि मेरी कनाडा की टिकट बुक कर दो और अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और सामने ही हम चैंग को पाते हैं। चुआन कहता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने जो भी किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना।
हमें अब पास के सीन में सच्चाई का बताया जाता है कि जैक्सी अपनी वेडिंग आउटफिट पहनकर बाहर आई थी तो जुआन उसके ठीक सामने खड़ा था नशे की हालत में और उसे बोलता है कि तुम इस आउटफिट में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो जैक्सी कहती है तुम इससे क्या और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मेरा रास्ता छोड़ दो। लेकिन जुआन उसे नहीं जाने देता, उल्टा उसे टाइटली हक कर लेता है कि तुम मेरी वुमेन हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। जैक्सी तो उससे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन जुआन तो अब उससे जबरदस्ती सी करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर चैंग अपनी मोम को लेकर आया और उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसकी हेल्प के लिए अंदर जाते हैं और उसकी मोम तो पूछती है कि आखिर ये लड़का है कौन और ये सब चल क्या रहा था। तो अब जुआन मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी मोम को सारी सच्चाई बताने लगता है कि आपको ये जानकर काफ़ी अजीब लगेगा कि आपकी जो ये होने वाली बहू है ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसने एबॉर्शन कराया है। तो चैंग की मोम को ये सुनकर काफ़ी सदमा लगता है, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और यही था वो पास का सीन जो हमें पहले नहीं दिखाया गया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर चैंग के हाथ में वही लव लेटर था जैक्सी का और साथ में जुआन का डैड भी वहीं पर मौजूद था। जुआन का डैड तो उसे डांट कर कहता है कि तुमने इनसे तो बदतमीजी से जुआन का डैड जुआन को कह रहा था कि तुमने मिस्टर चैंग से बदतमीजी से बात करने की कोशिश करी भी कैसे, अभी इनसे माफ़ी मांगो। लेकिन जुआन अपनी नील टाउन तो हो जाता है लेकिन साथ में कहता है कि तुम ये लेटर पढ़ रहे हैं ना, तुमने देखा होगा कि जैक्सी मुझसे ही प्यार करती है, इस लेटर में कितना ज़्यादा प्यार है उसका मेरे लिए। तो अब चैंग उस लेटर को फाड़ देता है और उसका डैड जुआन को कहता है कि अपनी जुबान बंद करो और ढंग से माफ़ी मांगो। जुआन कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उसे बहुत बुरा लगता है जब उसने लेटर को फाड़ा और बोलता है कि तुम्हारे इस लेटर फाड़ने से कुछ भी नहीं बदलता, जैक्सी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो चैंग कह रहा था कि तुम जितनी भी गलत फहमी में हो उससे बाहर आ जाओ, जैक्सी तुमसे कोई प्यार नहीं करती, ये बहुत ही पुरानी बातें हो चुकी है, तुमने उसकी प्यार की कदर नहीं करी और अब उसे भूल जाओ। वो मिस्टर चुआन के डैड से कहते हैं कि मिस्टर चुआन मैं आपके साथ एक डील साइन करना चाहता हूँ। अब मिस्टर चुआन तो पहले ही काफ़ी डरे हुए थे मिस्टर चैंग का नाम सुनकर और वो पूछते हैं कि क्या डील है। तो चैंग कहता है कि मैं आपको अपने शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि अब आप अपने बेटे को अपने कंट्रोल में ही रखें कि वो मेरी फियोंसे के सामने तक ना आए। जुआन तो चिल्लाता रह जाता है कि डैड प्लीज़ ये डील साइन मत करना, मैं जैक्सी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा हूँ तुम्हारी मॉम के पास और अब मुझे इसके बारे में और कुछ बात नहीं करनी, और वो डील साइन कर देते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर जैक्सी चैंग का ही वेट कर रही थी। चैंग कहता है इतनी रात हो गई तुम्हें सो जाना चाहिए था। जैक्सी कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और वो उसे हक करती है और साथ में नोटिस करती है कि उसकी जेब में एक चिट है, उसे निकाल लेती है। दरअसल ये चिट उसी लव लेटर का एक पार्ट था। जैक्सी उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये तो मेरा ही लेटर का एक पीस है और वो बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला और वो उसे फन वे में बोल रही थी। तो चैंग कहता है तुम्हें हंसी आ रही है, तुमने मेरे लिए कभी ऐसा लेटर नहीं लिखा तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। जैक्सी कहती है कि सज़ा, कैसी सज़ा? तो चैंग कहता है तुम्हें इसके बदले में मुझे किस करना होगा। तो जैक्सी उसके चिक्स पर प्यार से किस करती है लेकिन इतने से काम नहीं बनता, तो वो उसे और ज़्यादा किस करने के लिए कहता है। तो जैक्सी उसे लिप्स पर भी किस करती है। तो अब चैंग से कंट्रोल नहीं होता, वो उसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले जा लेता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट भी हो गए थे। अब सीधा सीन उनकी शादी पर शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जैक्सी अपनी मॉम के साथ अपने सेम वेडिंग आउटफिट पे चैंग का ही वेट कर रही थी। तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कैप में था और वो और कोई नहीं जुआन ही होता है जो जैक्सी को देखकर अपने आप से कहता है कि जैक्सी मैं इस बार तुम्हारे सामने नहीं आने वाला, मैं तुम्हारी लाइफ में और हर्डल्स नहीं लाना चाहता, इसलिए बस उम्मीद करूँगा कि तुम मेरे बिना हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और अब वेडिंग का टाइम हो जाता है। वहाँ पर चैंग अपनी मॉम और फैमिली के साथ पहुँच चुका था। वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे साथ में और इसी क्यूट मोमेंट के साथ हमारा ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या जैक्सी को जुआन को एक और चांस देना चाहिए था या फिर नहीं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।